गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान अपना जो केंद्र सरकार का जो टॉपिक चल रहा है उसमें अपन ने लोकसभा राज्यसभा इनके गठन के बारे में पढ़ा। अब अपना आज है संसद के कार्य तथा शक्तियाँ, क्योंकि संसद के जो सदन थे लोकसभा और राज्यसभा उनके बारे में अपन ने पढ़ लिया। आज है संसद के कार्य तथा शक्तियाँ। तो संसद के कार्य तथा शक्तियों के बारे में अपन पढ़ेंगे कि भारत के संविधान में संसद को महत्वपूर्ण कार्य और शक्तियाँ प्रदान की गई है, उनके आधार पे वो कार्य करती है। तो देखते हैं कौन कौन से जो मुख्य कार्य हैं संसद के वो। तो पहला कार्य है या पहली शक्ति है विधायी शक्तियाँ। देखो विधायी शक्तियों का मतलब है कि कानून निर्माण की जो शक्ति है उनके बारे में है। तो भारत के संविधान में जो कानून बनाने की जो शक्ति है वो केंद्र में संघीय संसद को प्राप्त है, और ये संसद जो कानून बनाती है वो संघ सूची के विषय पे कानून बनाती है। एक समवर्ती सूची के विषय पे कानून भी बनाती है। संघ सूची और समवर्ती सूची के जो भी विषय हैं उनके ऊपर कानून संसद बनाती है। अब हम यहाँ देखते हैं समवर्ती सूची पे जो कानून बनाने की बात है वो राज्य विधानमंडल भी समवर्ती सूची पे कानून बनाता है। राज्य विधानमंडल राज्य सूची पे तो कानून बनाता ही है, साथ में समवर्ती सूची पे भी कानून बनाता है। अब ये जो कानून बनाने की जो बात है किसी विषय पे जो समवर्ती सूची का विषय है उस पे संसद भी कानून बना रही है और राज्य विधानमंडल भी कानून बना रहा है। अब दोनों के जो कानून है उनमें मतभेद की स्थिति में जो संसद के द्वारा समवर्ती सूची पे कानून बनाया गया है वो मान्य होता है, राज्य विधानमंडल का कानून मान्य नहीं होता। तो ये कानून बनाने की जो विधायी शक्ति है वो संसद को प्राप्त है। अब ये जो कानून बनाते हैं वो जो भी नया कानून प्रस्तावित होता है लोकसभा में या राज्यसभा में तो प्रत्येक सदन से पारित होकर दूसरे सदन में जाता है। उसके बाद में दोनों सदनों से पारित होने के बाद में राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर होने के लिए जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही वो कानून बन जाता है। तो ये विधायी शक्तियाँ इस प्रकार है। अगली शक्ति है संविधान संशोधन की शक्ति। देखो संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो संघीय संसद के पास में ही है। राज्य विधानमंडल संविधान में संशोधन नहीं कर सकता, यह हमें विशेष ध्यान में रखना है। संविधान में संशोधन संसद ही करती है, राज्य विधानमंडल संविधान में संशोधन नहीं कर सकता।
ये संविधान में संशोधन नहीं कर सकता। तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है। अब जो संशोधन की जो प्रक्रिया है वही दोनों सदनों से पारित होकर के और संशोधन होता है। जब कोई कानून में संशोधन हो जाता है तो उसको मान लिया जाता है। कुछ ऐसे कानून है जिनमें संशोधन करने के लिए सामान्य रूप से सामान्य बहुमत से या 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से वो पारित होना चाहिए, तब वो संशोधन माना जाता है। और कुछ विशेष प्रकार के जो संशोधन हैं उनमें भारत के जो राज्य हैं तो आधे से ज्यादा राज्यों की भी अनुमति चाहिए होती है। आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति। तो सामान्य मामलों में जो संशोधन है वो सामान्य बहुमत से या 2/3 बहुमत से संशोधन हो जाता है संसद में। और विशेष मामले होते हैं उनमें 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की अनुमति या स्वीकृति भी जरूरी होती है। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसमें सुधार करना है तो उसमें 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक है। ये हो गई संविधान में संशोधन करने की शक्ति। अगली है अपने तीसरी जो शक्ति है, कार्य है संसद का, वो है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां देखो बच्चों, भारतीय संसद लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो जो वित्त होता है, जो बजट होता है, उस पे नियंत्रण संसद का होता है। तो जब तक जो बजट होता है, आय व्यय का लेखा होता है, वो लोकसभा से पारित नहीं करवा लिया जाता है, तब तक जो वित्त है या जो पैसा है, जो बजट है, वो स्वीकृत नहीं होता, उसको हम काम में नहीं ले सकते। तो ये वित्तीय शक्ति है संसद की कि इसको लोकसभा से पहले पारित करवाया जाता है, उसके बाद में ही स्वीकृति मिलती है। तो ये होती है वित्तीय शक्ति। अगली आती है नंबर 4 पे प्रशासनिक शक्तियां। प्रशासनिक शक्ति, संसद के पास में प्रशासनिक शक्ति भी है और वो किस प्रकार काम में लेती है प्रशासनिक शक्ति को, वो देखते हैं कि जो कार्यपालिका होती है, सरकार का जो दूसरा अंग है कार्यपालिका, और कार्यपालिका में जो मंत्रिमंडल होता है वो लोकसभा के प्रति या मान लो संसद के प्रति और व्यावहारिक रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो लोकसभा से जब तक उनको विश्वास प्राप्त होता है तब तक वो मंत्रिमंडल बना रहता है, वो सरकार बनी रहती है, और यदि लोकसभा से अविश्वास आ जाए तो वो सरकार बदल जाती है। तो यह एक प्रशासनिक शक्ति होती है संसद के पास में कि जब तक लोकसभा का विश्वास प्राप्त है मंत्रिमंडल कार्य करता है, नहीं तो पूरे मंत्रिमंडल को हटना पड़ता है। तो इसमें प्रशासनिक शक्ति में मुख्य चीज आई लोकसभा का
विश्वास। जब तक लोकसभा का विश्वास है तब तक वो कार्यपालिका बनी रहती है, मंत्रिमंडल बना रहता है, और विश्वास नहीं है तो वो हट जाता है। और कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह हमें प्रशासनिक शक्ति में ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं अपन नंबर 5 है निर्वाचन संबंधी शक्तियां। देखो बच्चों, संसद को निर्वाचन से संबंधित भी शक्तियां प्राप्त है। अब वो निर्वाचन में किस प्रकार भाग लेते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। संसद में एक तो राष्ट्रपति, और एक उपराष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग लेते हैं, और उपराष्ट्रपति के संसद के सदस्य, या कह सकते हैं संसद के सभी सदस्य, जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों आते हैं। तो अब हमें यह ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 54 के अनुसार, अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद को राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित शक्ति प्राप्त है, और अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद को उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की शक्ति प्राप्त है। तो इसके आधार पे यहां मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, साथ ही साथ राज्यों की विधानसभाओं के भी, और जो संशासित प्रदेश है उनके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ अपन संसद के बारे में पढ़ रहे हैं तो संसद के निर्वाचित सदस्य लिखेंगे। यदि ऐसे पूछ ले कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं, तो फिर अपने को वो पूरा लिखना है कि संसद के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों की विधानसभाओं एवं संशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब आता है इधर उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो ये निर्वाचन संबंधी शक्ति संसद को प्राप्त है। अब आगे चलते हैं अन्य शक्तियां। आपके कक्षा 10 का जो स्तर है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 6 में है अन्य शक्तियां। देखो बच्चों, अन्य शक्तियों में क्या है कि राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय
एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और हम लिख सकते हैं यहाँ एक और उपराष्ट्रपति। ये चार नाम हमने लिखे, वो अन्य शक्तियों में पहला नाम है। देखो इसमें क्या है कि राष्ट्रपति के ऊपर संसद महाभियोग ला करके दोनों सदनों के द्वारा महाभियोग 2/3 बहुमत से पारित करके और राष्ट्रपति को जो हटाने की शक्ति है वो संसद के पास है। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अक्षमता या साबित दुराचार की वजह से संसद इनको हटा सकती है। इनकी भी प्रक्रिया हुई महाभियोग के माध्यम से। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति को हटाने की शक्ति भी संसद के पास है, लेकिन यहाँ हमें ध्यान रखने की बात है कि उपराष्ट्रपति को हटाते समय सबसे पहले जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा से पारित होना चाहिए और लोकसभा से अनुमोदित होना चाहिए। उपराष्ट्रपति को हटाएंगे तो पहले राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होगा। राज्यसभा में पहले लोकसभा में नहीं, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहले राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होगा, उसके बाद लोकसभा उसको अनुमोदित करती है, फिर उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होती है। तो ये अन्य शक्तियों में राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति को हटाने की शक्ति संसद के पास है। अगला है इसमें अन्य शक्तियों में दूसरा संकट काल के समय और राष्ट्रपति शासन के समय। ये दो बातें अन्य शक्तियों में हो जाती है कि जब देश में संकट काल होता है तो 1 महीने के भीतर संसद से स्वीकृति जरूरी होती है। जब देश में संकट काल या आपातकाल लागू हो जाता है तो उस समय संसद से स्वीकृति जरूरी है 1 महीने के भीतर। इसी प्रकार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो एक बार में वो 6 माह तक लागू रहता है। 6 माह से आगे बढ़ाने पे उसको फिर एक बार 6 माह और बढ़ाया जाता है, लेकिन वो भी संसद की स्वीकृति के बाद में। तो ये ऐसी जो शक्तियां हैं अन्य शक्तियों में आती है। इस प्रकार आज का अपना जो संसद के कार्य तथा शक्तियां थी वो हमने पढ़ा, तो आप इनको ध्यान से पढ़ें, समझें और इन पॉइंट्स को याद रखें। विधायी शक्तियां, संविधान में संशोधन करने की शक्तियां, जो वित्तीय शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां, निर्वाचन संबंधी शक्तियां और अन्य शक्तियां, यह प्रश्न बन सकता है। तो आज का टॉपिक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।